इजरायल और फिलिस्तीन के बीच वर्ष 2021 में फिर से हिंसक विवाद तब आरंभ हो गया था जब इजरायल के सैनिकों ने पूर्वी यरूशलेम के हरम अल शरीफ नामक जगह पर स्थित अल अक्सा मस्जिद पर हमला कर दिया था। अल अक्सा मस्जिद मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना के बाद विश्व में तीसरा सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। इजरायल द्वारा की गई इस घटना के विरोध में हमास नामक संगठन ने गाजा पट्टी से इजरायल पर अनेकों रॉकेट दागे थे, जिसके जवाब में इजरायल ने भी गाजा पट्टी पर अनेकों हमले किए। इस दौरान हमास की ओर से किए जाने वाले रॉकेट के हमलों से अपनी सुरक्षा करने के लिए इजरायल ने आयरन डोम नामक रक्षा प्रणाली का उपयोग किया था। इस संघर्ष के दौरान भारत ने हमेशा फिलिस्तीन का सहयोग किया है। जब कभी भी संयुक्त राष्ट्र संघ में इस संघर्ष से संबंधित विवाद उठा है तो भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान किया है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि 1992 ईस्वी से पहले भारत के इजरायल के साथ कूटनीति संबंध नहीं थे और भारत ने 1974 ईस्वी में इस फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को मान्यता प्रदान कर दी थी। उस समय फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला भारत विश्व का पहला गैर अरब देश था। इसके अलावा भारत ने 1988 ईस्वी में फिलिस्तीन को भी औपचारिक रूप से एक देश के रूप में मान्यता प्रदान की थी। यूनेस्को ने अल अक्सा मस्जिद से यहूदियों का दावा पूरी तरह से खारिज कर दिया था और यह कहा था कि अल अक्सा मस्जिद पर यहूदियों के किसी भी धार्मिक तत्व के प्रमाण नहीं मिले हैं, इसलिए इस मस्जिद पर यहूदियों का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, इजरायल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे संघर्ष को समझने के लिए सबसे पहले हमें इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को अच्छी तरह से समझ लेना बेहद जरूरी है। इसके बाद ही इन दोनों देशों के बीच चल रहे लंबे संघर्ष को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। इजरायल के उत्तर में लेबनान जबकि इसके दक्षिण में मिस्र यानी कि इजिप्ट है। इजरायल के पूर्वी भाग में जॉर्डन और सीरिया है और इजरायल के पश्चिमी भाग में अत्यंत प्रसिद्ध भूमध्य सागर है। इजरायल अपने चारों तरफ से जिन देशों से घिरा हुआ है इन्हें अरब देशों के नाम से जाना जाता है। अरब क्षेत्र में इजरायल के चारों ओर उपस्थित इन देशों के अलावा अन्य देश भी शामिल हैं। ये समस्त अरब देश इजरायल के विरुद्ध मिलकर हमला करते हैं, लेकिन इजरायल तकनीकी रूप, सैन्य रूप और आर्थिक रूप से इतना सक्षम है कि वह अकेले ही अपने चारों ओर उपस्थित इन देशों से सफलतापूर्वक निपट लेता है। यहाँ मौजूद सभी अरब देश मिलकर फिलिस्तीन का ही साथ देते हैं और वे चाहते हैं कि यहाँ से यहूदियों को पूरी तरह से साफ कर दिया जाए और इस संपूर्ण क्षेत्र को फिलिस्तीन को सौंप दिया जाए। ये सभी अरब देश इजरायल के अस्तित्व को समाप्त करके सिर्फ फिलिस्तीन के अस्तित्व को ही बनाए रखने के लिए उत्सुक हैं। ये हम इजरायल और फिलिस्तीन के बीच लंबे समय से चल रहे इस संघर्ष को समझने की कोशिश करते हैं। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष की शुरुआत हाल फिलहाल की कोई नई घटना नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत 19वीं सदी के अंत में ही हो चुकी थी। वास्तव में सन 1997 ईस्वी में फिलिस्तीन के क्षेत्र में यहूदियों का उत्पीड़न हो रहा था। यहूदियों ने अपने इस उत्पीड़न से बचने के लिए एक आंदोलन की शुरुआत की थी। इतिहास में यह आंदोलन जायोनी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। जायोनी आंदोलन में यहूदियों को फिलिस्तीनी लोगों के विरुद्ध में सफलता मिली। उन्होंने उस क्षेत्र में एक इजरायली राज्य की स्थापना की। इस संदर्भ में उसी दौरान एक विश्व जायोनी संगठन का गठन भी किया गया था। इस संगठन का उद्देश्य था यहूदियों को सुरक्षा प्रदान करना तथा उनके हिस्सों का संरक्षण करना। आगे जब पहले विश्व युद्ध का दौर चल रहा था तो उस समय 1916 ईस्वी में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक साइक्स पिकोट नामक गुप्त समझौता हस्ताक्षर होता है। इस समझौते के तहत यह तय किया जाता है कि पहला विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद फिलिस्तीन पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। इसके बाद कालांतर में ब्रिटेन के तत्कालीन विदेश सचिव जेम्स बाल्फोर की अध्यक्षता में एक निर्णय लिया जाता है। इस निर्णय के तहत यहूदी मातृभूमि की स्थापना करने पर सहमति व्यक्त की जाती है और यहूदियों के लिए एक देश के गठन की मांग को स्वीकार किया जाता है। इस घोषणा को इतिहास में बाल्फोर घोषणा के नाम से जाना जाता है। इस घोषणा के बाद इजरायल के लिए एक पृथक देश के गठन का आधिकारिक आधार तैयार हो जाता है। फिर आगे 1930 ईस्वी में जर्मनी में नाजी शासन की स्थापना होती है। नाजी शासन द्वारा यहूदियों को प्रताड़ित किया जाता है। ऐसी स्थिति में यहूदी लोग इस प्रताड़ना से बचने के लिए अपनी जान बचाकर भागते हैं और फिलिस्तीन में इनका आना शुरू हो जाता है। इससे धीरे धीरे फिलिस्तीन के क्षेत्र में यहूदियों की बस्तियों का विस्तार शुरू हो जाता है, लेकिन इस क्षेत्र में होने वाली यहूदियों की बसावट का अरब वासियों द्वारा तीखा विरोध किया जाता है और यहीं से यहूदी और अरबों के बीच संघर्ष की शुरुआत होती है। जर्मनी के नाजी शासन की प्रताड़ना से बचने के लिए फिलिस्तीन के क्षेत्र में आकर यहूदियों का बसने और उसके आसपास के अरब क्षेत्र के लोगों द्वारा इस परिघटना का विरोध करने से यहूदी और अरबों के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई थी और यह संघर्ष धीरे धीरे और अधिक गंभीर होता चला गया। अपने अपने क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए दोनों पक्षों के बीच विभिन्न युद्ध लड़े गए। वैश्विक स्तर पर कुछ देश इजरायल का समर्थन करते हैं जबकि मुख्यतः सभी अरब देश फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। इसी दौर में इजरायल तकनीकी दृष्टि से अत्यंत आगे निकल जाता है तथा चारों ओर से शत्रुओं से घिरा होने के बावजूद अपनी रक्षा करने में सक्षम हो जाता है।
इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बढ़ते तनाव को मद्देनजर रखते हुए सन 1947 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष भेजा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस मुद्दे पर यह निर्णय लिया जाता है कि फिलिस्तीन के क्षेत्र को दो भागों में विभाजित कर दिया जाए तथा इसमें से एक हिस्सा अरबों को और दूसरा हिस्सा यहूदियों को दे दिया जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ का यह निर्णय यहूदियों द्वारा सहर्ष स्वीकार कर लिया जाता है और यहूदी 1948 ईस्वी में इजराइल को स्वतंत्र देश घोषित कर देते हैं। इसी समय सन 1948 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा फिलिस्तीन के क्षेत्र से अपनी सेनाएं भी हटा ली जाती है, लेकिन अरबों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के इस निर्णय को मानने से इनकार कर दिया जाता है और वह यहूदियों के विरुद्ध संघर्ष करने का मार्ग चुनते हैं। उल्लेखनीय है कि इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाए गए फिलिस्तीन क्षेत्र से संबंधित मुद्दे पर भारत इजराइल के विरुद्ध तथा अरबों के पक्ष में मतदान करता है। लंबे समय से चले आ रहे यहूदियों और अरबों के बीच तनाव की चरम सीमा सन 1948 ईस्वी तक आते आते इस स्तर तक पहुंच गई थी कि वह युद्ध में परिणत हो गई। सन 1948 ईस्वी में मिस्र, इराक, सीरिया और जॉर्डन इन चारों देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया था। इस युद्ध में अत्यधिक हिंसा हुई और विभिन्न लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। अत्यंत कड़े संघर्ष के बाद अंतिम रूप से इस युद्ध में इजराइल को विजय प्राप्त हुई थी और इजराइल ने अकेले ही इन चारों देशों की संयुक्त सेना को पराजित किया था। अरब के लोगों और इजराइल के बीच लड़े गए इस पहले युद्ध के परिणाम स्वरूप यरूशलेम का पश्चिमी हिस्सा इजराइल की राजधानी बना था तथा यरूशलेम का पूर्वी हिस्सा जॉर्डन को प्राप्त हुआ था। इस युद्ध के बाद ही इजराइल ने विस्तारवादी नीति अपनाई थी और उसे यरूशलेम के पूर्वी हिस्से की तरफ विस्तार करने की नीति पर बल दिया था। आगे चलकर इजराइल की संसद में 1980 ईस्वी में एक कानून पारित किया गया था, जिसके तहत उनसे संपूर्ण यरूशलेम को इजराइल की राजधानी घोषित कर दिया था। इसके अलावा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लड़े गए इसी पहले युद्ध के परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में फिलिस्तीन के लोग या तो मारे गए थे या उन्हें वहां से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था और इसी कारण इस क्षेत्र में फिलिस्तीनी शरणार्थी का संकट अत्यंत गहराने लगा था। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच होने वाले भीषण संघर्ष के आलोक में फिलिस्तीन के लोगों ने एक संगठन का निर्माण किया था। इस संगठन को फिलिस्तीन मुक्ति संगठन यानी कि फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO नाम दिया गया था। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य फिलिस्तीन के लोगों का पुनर्वास करना था, उनकी सुरक्षा करना तथा फिलिस्तीन के लोगों के भलाई सुनिश्चित करने के लिए इजराइल के विरुद्ध कार्य करना था। और भारत ने 1974 ईस्वी में इस फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को मान्यता प्रदान कर दी थी। उस समय फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला भारत विश्व का पहला गैर अरब देश था। इसके अलावा भारत ने 1988 ईस्वी में फिलिस्तीन को भी औपचारिक रूप से एक देश के रूप में मान्यता प्रदान की थी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 1967 ईस्वी में फिर से एक युद्ध हुआ था। क्योंकि यह युद्ध सिर्फ 6 दिनों तक चला था, इसलिए इस युद्ध को इतिहास में 6 दिवसीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में भी अरब देशों के संयुक्त संगठन के विरुद्ध इजराइल को विजय प्राप्त हुई थी। इस 6 दिवसीय युद्ध में सीरिया, जॉर्डन और मिस्र तीनों अरब देशों के संयुक्त संगठन ने इजराइल पर हमला कर दिया था। इस युद्ध में इजराइल ने इन तीनों देशों की संयुक्त सेना को पूरी तरह से परास्त किया था तथा इन देशों के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया था। इजराइल ने इस 6 दिवसीय युद्ध के परिणाम स्वरूप सीरिया के गोलन हाइट्स नामक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और इसे इजराइल का हिस्सा बना लिया था। इसके अलावा इस युद्ध के बाद इजराइल ने जॉर्डन के भी वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर अपना कब्जा जमा लिया था, जबकि इसी युद्ध के बाद इजराइल ने मिस्र के गाजा पट्टी और सिनाई प्रायद्वीप क्षेत्र भी छीन लिए थे। हालांकि आगे चलकर 1979 ईस्वी में इजराइल और मिस्र के बीच एक संधि हुई थी। इस संधि के तहत इजराइल ने 1982 ईस्वी में मिस्र को सिनाई प्रायद्वीप वापस कर दिया था। इसके बदले में मिस्र ने इजराइल को एक देश के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता प्रदान की थी। उस समय में इजराइल को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्रदान करने वाला मिस्र पहला अरब देश बना था। इजराइल और फिलिस्तीन में लंबे समय तक संघर्ष चलने के बीच फिलिस्तीन के लोगों ने 1987 ईस्वी में हमास नामक एक संगठन का गठन किया। इस संगठन का उद्देश्य है इजराइल को कमजोर करना और अपनी खोई हुई जमीन इजराइल से वापस लेना। यह हमास नामक संगठन एक कट्टर सुन्नी मुस्लिम संगठन है। इस संगठन को सीरिया और ईरान द्वारा समर्थन प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान में इस संगठन ने गाजा पट्टी नामक स्थल पर अपना कब्जा स्थापित कर रखा है। गाजा पट्टी फिलिस्तीन के लोगों का बहुल क्षेत्र है और यह भूमध्य सागर के तट पर स्थित है।
हमास नाम का यह संगठन संयुक्त राष्ट्र संगठन तथा ओस्लो शांति समझौते द्वारा सुझाए गए दो राज्यों के समाधान टू स्टेट सॉल्यूशन को मानने के लिए तैयार नहीं है। यह संगठन इस क्षेत्र में इजराइल के सभी दावों को पूरी तरह से खारिज करता है। हमास की ही तरह फिलिस्तीन में एक फतह नामक संगठन भी सक्रिय है। यह संगठन भी फिलिस्तीन के लिए एक स्वायत्त क्षेत्र का संगठन करने के लिए उत्सुक है। यह संगठन वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित किए हुए है। इस संगठन की विचारधारा हमास की विचारधारा के विपरीत है। हमास के विपरीत यह संगठन संयुक्त राष्ट्र संगठन तथा ओस्लो शांति समझौते द्वारा सुझाए गए दो राज्यों के समाधान यानी कि टू स्टेट सॉल्यूशन को मानने के लिए भी तैयार है। इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष के दौरान अब तक कुल 2 इंतिफादा हुए हैं। इंतिफादा का अर्थ है विद्रोह। असल में फिलिस्तीन द्वारा किए जाने वाले विद्रोह को इंतिफादा का नाम दिया गया है। इस दौरान पहला इंतिफादा 1987 ईस्वी से लेकर 1993 ईस्वी तक हुआ था, जबकि दूसरा इंतिफादा 2000 ईस्वी से लेकर 2005 ईस्वी तक हुआ था। यह पहला इंतिफादा फिलिस्तीन के विद्रोहियों ने इजराइल के विरुद्ध 1987 ईस्वी में शुरू किया था। इसके तहत गाजा पट्टी क्षेत्र में उपस्थित यहूदी बस्तियों पर हमला किया गया था और उन्हें हिंसा के माध्यम से वहां से बाहर भगाया जा रहा था। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न यहूदियों को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा था। फिलिस्तीन के लोगों द्वारा गाजा पट्टी के क्षेत्र में इजराइल के लोगों के विरुद्ध किए गए इस हिंसक हमले की समाप्ति 1993 ईस्वी में हुई थी। इस अवसर पर अमेरिका और रूस की मध्यस्थता से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक समझौता हुआ था। 1993 ईस्वी में हुए इस समझौते को इतिहास में ओस्लो शांति समझौते के नाम से जाना जाता है। 1993 ईस्वी में हुए इस ओस्लो शांति समझौते के तहत विभिन्न प्रावधान निर्धारित किए गए थे। इनके अंतर्गत यह तय किया गया था कि इस क्षेत्र को 2 हिस्सों में विभाजित किया जाएगा। उनमें से एक हिस्सा फिलिस्तीन को और दूसरा हिस्सा इजराइल को प्रदान किया जाएगा। इतिहास में ओस्लो शांति समझौता का यह प्रावधान 2 राज्यों के समाधान यानी कि टू स्टेट सॉल्यूशन के नाम से प्रसिद्ध है। इस समझौते के माध्यम से यह भी तय किया गया था कि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी क्षेत्रों में फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य संघर्ष विराम लागू होगा तथा फिलिस्तीन को वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी क्षेत्रों से कुछ स्थानों पर सीमित रूप में स्वायत्त शासन करने का अधिकार प्रदान करना होगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इजराइल वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी दोनों क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर अपने दावे छोड़ देगा और इसी ओस्लो शांति समझौते के दौरान फिलिस्तीन ने इजराइल को एक देश के रूप में आधिकारिक मान्यता भी प्रदान कर दी थी और फिलिस्तीन की ओर से लड़ने वाला संगठन हमास किसी भी प्रकार से संघर्ष विराम को स्वीकार नहीं करना चाहता है। ओस्लो शांति समझौते के बाद भी हमास का यही रुख था और उसने 2 राज्यों के समाधान टू स्टेट सॉल्यूशन को मानने से इनकार कर दिया था। हमास के इसी अड़ियल रवैया के कारण जब ओस्लो शांति समझौते के द्वारा सुझाए गए समाधान सफल नहीं हो सके तो सन 2000 ईस्वी में फिलिस्तीन के लोगों द्वारा दूसरा इंतिफादा किया गया था। अपने इस हिंसक हमले के तहत फिलिस्तीन के लोगों ने इजराइल की बस्तियों को हिंसा के माध्यम से खदेड़ना शुरू कर दिया था। ऐसी हिंसक स्थिति से निपटने के लिए इजराइल ने फिलिस्तीन के लोगों की बस्तियों और इजराइल के लोगों की बस्तियों के बीच एक वेस्ट बैंक बैरियर का निर्माण करने की योजना बनाई थी। इसका उद्देश्य फिलिस्तीनी लोगों की और इजराइल के लोगों की बस्तियों को एक दूसरे से अलग करना था ताकि भविष्य में फिलिस्तीन की ओर से होने वाली किसी भी हिंसक हमले में इजराइल के लोगों की रक्षा की जा सके। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच वर्ष 2021 में फिर से हिंसक विवाद तब आरंभ हो गया था जब इजराइल के सैनिकों ने पूर्वी यरूशलेम के हरम अल शरीफ नामक जगह पर स्थित अल अक्सा मस्जिद पर हमला कर दिया था। अल अक्सा मस्जिद मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना के बाद विश्व में तीसरा सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। इजराइल द्वारा की गई इस घटना के विरुद्ध में हमास नामक संगठन ने गाजा पट्टी से इजराइल पर अनेकों रॉकेट दागे थे। इसके जवाब में इजराइल ने भी गाजा पट्टी पर अनेकों हमले किए। इस दौरान हमास की ओर से किए जाने वाले रॉकेट के हमलों से अपनी सुरक्षा करने के लिए इजराइल ने आयरन डोम नामक रक्षा प्रणाली का उपयोग किया था। इसके परिणाम स्वरूप इजराइल को हमास की ओर से किए गए हवाई हमलों से कोई नुकसान नहीं हुआ था। दोनों देशों के बीच उपजे इस हालिया घटनाक्रम के कारण फिर से एक हिंसक विवाद देखने को मिला था और इस दौरान विभिन्न देशों ने इस संघर्ष को शांति से सुलझाने की बात कही थी। इस स्थिति में भारत ने भी कहा था कि दोनों पक्षों को हिंसा को जल्दी से जल्दी समाप्त करना चाहिए और शांतिपूर्वक किसी समझौते तक पहुंचना चाहिए।
इस बीच यह भी उल्लेखनीय है कि 2016 ईस्वी में यूनेस्को ने अल अक्सा मस्जिद से यहूदियों का दावा पूरी तरह से खारिज कर दिया था और यह कहा था कि अल अक्सा मस्जिद पर यहूदियों के किसी भी धार्मिक तत्व के प्रमाण नहीं मिले हैं, इसलिए इस मस्जिद पर यहूदियों का कोई अधिकार नहीं है। दोनों पक्षों के बीच चल रहे संघर्ष के बीच फिलिस्तीन यह चाहता है कि सन 1948 ईस्वी से पहले फिलिस्तीन के लोगों की जो स्थिति थी उसे फिर से बहाल करना चाहिए तथा उन्हीं भौतिक स्थितियों पर फिलिस्तीन का शरणार्थियों को फिर से स्थापित करना चाहिए। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों पक्षों के बीच चले आ रहे इस संघर्ष की स्थिति में फिलिस्तीन यह चाहता है कि 1967 ईस्वी से पहले की भौगोलिक स्थिति को फिर से बहाल किया जाना चाहिए। लंबे समय से संघर्ष कर रहे फिलिस्तीन की चाहत यह है कि गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक का पूरा क्षेत्र फिलिस्तीन को दे दिया जाना चाहिए और वहां पर फलस्तीन के स्वायत्त शासन को स्वीकार किया जाना चाहिए। यरूशलेम के विषय में फलस्तीन का मत यह है कि यरूशलेम को पश्चिमी और पूर्वी दो हिस्सों में विभाजित किया जाना चाहिए। इनमें से पश्चिमी हिस्से पर बेशक इजराइल का अधिकार सुनिश्चित कर दिया जाए, लेकिन यरूशलेम के संपूर्ण पूर्वी हिस्से को फिलिस्तीन को दे दिया जाना चाहिए तथा इसे फिलिस्तीन देश की राजधानी स्वीकार किया जाना चाहिए। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे भीषण संघर्ष के बीच इजराइल की यह चाहत है कि पूरे के पूरे यरूशलेम पर केवल इजराइल का ही अधिकार स्वीकार किया जाना चाहिए। इसके अलावा इजराइल की चाहत यह भी है कि वैश्विक स्तर पर इजराइल को एक यहूदी देश के रूप में मान्यता प्रदान की जानी चाहिए और संपूर्ण यरूशलेम को इजराइल राज्य की राजधानी के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। इजराइल देश यरूशलेम से अपने किसी भी दावे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वर्तमान में इजराइल की राजधानी तेल अवीव है, लेकिन इजराइल के राष्ट्रवादी लोग यरूशलेम को जल्दी से जल्दी इजराइल की मुख्य राजधानी बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यरूशलेम विशेष रूप से पूर्वी यरूशलेम यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों ही धर्मों के लोगों के लिए पवित्र स्थान है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच संघर्ष के मुख्य कारणों में से एक धार्मिक कारण ये भी है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लंबे समय से चले आ रहे इस हिंसक संघर्ष के अनेक गंभीर परिणाम देखने को मिले हैं। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप पश्चिम एशिया की राजधानी में अस्थिरता उत्पन्न हुई है, जिससे वहां के आम जनजीवन को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा है। दोनों देशों के बीच चल रहे इस संघर्ष के कारण पश्चिम एशिया क्षेत्र के हिंसक गतिविधियां अत्यधिक बढ़ी हैं तथा अनेक आतंकवादी संगठनों का निर्माण हुआ है। इससे न सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा मिला है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भय का माहौल भी उत्पन्न हुआ है। इस दीर्घकालिक हिंसक संघर्ष के परिणाम स्वरूप पश्चिम एशिया क्षेत्र में शरणार्थियों का संकट भी उत्पन्न हुआ है। इस शरणार्थी संकट से ये दोनों देश ही नहीं, बल्कि आसपास के अन्य कई और भी देश दुष्प्रभावित हुए हैं। यह संघर्ष न केवल मानव अधिकारों के उल्लंघन को अंकित करता है, बल्कि यह बेरोजगारी और सामाजिक स्थिरता को भी बढ़ावा देता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो दोनों पक्षों के बीच चल रहे इस हिंसक संघर्ष के कारण वैश्विक स्तर पर गुटबाजी देखने को मिली है। वैश्विक स्तर पर कुछ देश इजराइल का पक्ष ले रहे हैं तो कुछ देश फिलिस्तीन का सहयोग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी देश अभी तक इस समस्या के प्रभावी समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सका है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे इस दीर्घकालिक संघर्ष के विषय में यदि विभिन्न देशों के दृष्टिकोण की पड़ताल करें तो इनमें संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्पष्ट रूप से इजराइल का पक्ष लिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका का मानना है कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा करने का पूरा अधिकार है और अपनी आत्मरक्षा करने के दौरान यदि वह किसी दूसरे देश पर सैनिक कार्रवाई करता है तो इसे किसी भी दृष्टि से अनुचित नहीं ठहराया जा सकता है। इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य इस घनिष्ठता के पीछे की मुख्य वजह यह है कि एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका में यहूदियों की आबादी इजराइल में उपस्थित यहूदियों की आबादी से कहीं अधिक है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था और तकनीक के क्षेत्र में यहूदियों का बहुमूल्य योगदान है। इसी कारण संयुक्त राज्य अमेरिका लंबे समय से इजराइल के साथ खड़ा रहा है। इन दोनों देशों के मध्य संघर्ष के मद्देनजर तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों ने खुलकर फिलिस्तीन का पक्ष लिया है और उन्होंने फिलिस्तीन के दावे को मूर्त रूप देने पर बल दिया है। इसके अलावा विभिन्न अरब देशों ने तथा मुसलमानों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन OIC ने भी फिलिस्तीन के दावे को ही सही माना है और उसे लागू कराने के लिए वैश्विक स्तर पर निरंतर प्रयास कर रहा है। इस संघर्ष के दौरान भारत ने हमेशा फिलिस्तीन का सहयोग किया है। जब कभी भी संयुक्त राष्ट्र संघ में इस संघर्ष से संबंधित विवाद उठा है
तो भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान किया है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि 1992 ईस्वी से पहले भारत के इजराइल के साथ कूटनीति संबंध नहीं थे। 1992 ईस्वी में पहली बार भारत ने इजराइल के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत की थी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष पर भारत ने हमेशा यह मत व्यक्त किया है कि दोनों देशों के बीच हिंसा का परित्याग करना चाहिए और शांतिपूर्ण वार्ता के साथ आपस में इस समस्या का समाधान करने की ओर आगे बढ़ना चाहिए। दोनों देशों को हिंसा की ओर कदम नहीं बढ़ाने चाहिए और इस परिप्रेक्ष्य में यदि आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है तो यह संपूर्ण मानवता के लिए सबसे बड़ी विडंबना है। वर्तमान में भारत और इजराइल विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग कर रहे हैं। भारत अब इजराइल के साथ व्यापक मात्रा में सैन्य साजो सामान खरीद रहा है। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए अभी जो उन्नत तकनीक इस्तेमाल कर रहा है उसमें भी इजराइल ने भारत को अत्यधिक सहायता प्रदान की है। इसके अलावा भारत और इजराइल कृषि क्षेत्र में भी एक दूसरे का व्यापक सहयोग कर रहे हैं। इजराइल भारत को विभिन्न कृषि प्रौद्योगिकियां प्रदान कर रहा है ताकि भारत न सिर्फ खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से आत्मनिर्भर बन सके बल्कि वह खाद्यान्न का निर्यात भी बढ़ा सके। यरूशलेम एक ऐसा पवित्र स्थान है जो ईसाई, यहूदी और इस्लाम तीनों ही धर्मों के लिए बहुत अधिक धार्मिक महत्व रखता है। हिब्रू बाइबल यहूदी धर्म की एक पवित्र धार्मिक पुस्तक है। यहूदी धर्म की इस पवित्र धार्मिक पुस्तक हिब्रू बाइबल में इस बात का उल्लेख किया गया है कि प्राचीन काल में राजा डेविड ने अपने इजराइल साम्राज्य की राजधानी पूर्वी यरूशलेम को बनाया था। इसके अलावा यहूदियों के लिए एक पवित्र धार्मिक संरचना पश्चिमी दीवार भी यरूशलेम में ही स्थित है। यरूशलेम में स्थित इस पश्चिमी दीवार का यहूदियों के लिए अत्यधिक धार्मिक महत्व है। इस दृष्टि से यहूदियों की नज़रों में यरूशलेम का न सिर्फ ऐतिहासिक महत्व है बल्कि उसका धार्मिक महत्व भी है। यदि ईसाई धर्म के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर एक पवित्र चर्च स्थित है। इस लिहाज से ईसाई धर्म में भी यरूशलेम का अत्यंत पवित्र स्थान है। इसके अलावा ईसाइयों की मान्यता के अनुसार ईसा मसीह को यरूशलेम में ही सूली पर चढ़ाया गया था और इसी यरूशलेम में उनके धार्मिक महत्व से संबंधित एक कब्र स्थल भी स्थित है। इन तमाम पहलुओं के आधार पर यह स्पष्ट है कि ईसाई धर्म की दृष्टि से भी यरूशलेम का बहुत अत्यधिक धार्मिक महत्व है। और इस्लाम धर्म के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यरूशलेम में स्थित अल अक्सा मस्जिद मुस्लिमों के मक्का और मदीना नामक दोनों पवित्र स्थलों के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। इस कारण मुसलमानों की धार्मिक भावना यरूशलेम के साथ अत्यधिक गहराई से जुड़ी हुई है। यरूशलेम में ही इस्लाम धर्म से संबंधित दो अन्य प्रमुख स्थल भी अवस्थित हैं। इन स्थलों में डोम ऑफ द रॉक तथा डोम ऑफ द चैन शामिल है। इस लिहाज से देखा जाए तो यह स्पष्ट है कि यरूशलेम का महत्व इस्लाम धर्म में भी धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत अधिक है। यरूशलेम में ही एक टेम्पल माउंट नामक स्थान भी उपस्थित है। इस टेम्पल माउंट को हरम अल शरीफ नाम से भी जाना जाता है। यह स्थल यहूदी और इस्लाम दोनों ही धर्मों के दृष्टिकोण से बहुत ही अधिक पवित्र माना जाता है। अतः कहा जाता है कि धार्मिक समीकरणों के लिहाज से देखा जाए तो यरूशलेम पर ईसाई, यहूदी और इस्लाम तीनों ही धर्मों का बराबर अधिकार होना चाहिए। अब तक की चर्चा में हमने इजराइल और फिलिस्तीन से संबंधित विवाद को विभिन्न दृष्टिकोण से समझाया है। ऐसे में ऊपर किए गए विश्लेषण के आधार पर हम इस समाधान पर पहुंच सकते हैं कि यरूशलेम पर किसी एक धार्मिक पक्ष का पूर्ण दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी एक पक्ष का पूर्ण दावा स्वीकार करने की स्थिति में दूसरा पक्ष अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगा, जो कि न सिर्फ क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा होगा बल्कि यह निर्णय मानवता की दृष्टि से भी उचित नहीं होगा। इसके अलावा संघर्ष में शामिल दोनों पक्षों इजराइल और फिलिस्तीन को ओस्लो शांति समझौते में निर्धारित किए गए दो राज्यों के समाधान के सिद्धांत को भी स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा कोई भी ऐसा समाधान जो दोनों में से किसी भी एक पक्ष के साथ अन्याय करने वाला होगा वह निश्चित रूप से व्यवहारिक समाधान नहीं कहा जा सकेगा और उससे अनेक प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। ऐसे में दो राज्यों के समाधान के सिद्धांत को स्वीकार करना इस समस्या से जुड़े सभी पक्षों के लिए बुद्धिमानता का परिचय सिद्ध होगा। इन दोनों पक्षों के इस संघर्ष को समाप्त करने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि यदि समाधान की पहल संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, चीन, रूस इत्यादि देशों के माध्यम से की जाएगी तो ये सभी देश ऐसे हैं जिन पर दोनों पक्षों को पूर्ण विश्वास नहीं है, जबकि भारत एक ऐसा देश है जिस पर दोनों ही पक्ष विश्वास करते हैं। ऐसी स्थिति में भारत इन दोनों देशों के समाधान के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। अतः भारत को इन दोनों देशों के मध्य चल रहे इस लंबे संघर्ष को समाप्त करने के लिए आगे आना चाहिए।
ऊपर किए गए अपने विश्लेषण के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लंबे समय से चल रहा यह संघर्ष विश्व के विभिन्न सबसे जटिल समस्याओं में से एक है। इसलिए इससे संबंधित विभिन्न पक्षों को तथा विश्व के प्रमुख महाशक्तियों को अपनी जिम्मेदारियां भली भांति समझनी चाहिए और इस समस्या के समाधान के लिए सार्थक कदम उठाने चाहिए। इसके अलावा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को भी गंभीरता से इस समस्या के समाधान की ओर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि उस क्षेत्र में उपस्थित लोगों के मानवाधिकार सुनिश्चित किए जा सकें तथा उन्हें एक बेहतर जीवन प्रदान किया जा सके। विश्व की विभिन्न बड़ी शक्तियों को इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे मुद्दों पर राजनीति करने से अंतिम रूप से मानवता का ही नाश होता है। इसके अलावा वहां उपस्थित विभिन्न पक्षों को भी यह समझना चाहिए कि हिंसा और आतंकवाद किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इस संघर्ष से संबंधित सभी पक्षों को यह ध्यान रखना चाहिए कि विश्व की जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान भी शांति वार्ता के माध्यम से ही निकाला जा सकता है। इसलिए दोनों पक्षों को बुद्धिमानता का परिचय देते हुए शांतिपूर्वक समाधान की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे इस युद्ध के दौरान इन दोनों देशों के बीच के जटिल समस्या को समझाने की हमने पूरी कोशिश की। उम्मीद है कुछ बातें आपको समझ में आ गई होंगी। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके नॉलेज और आपके ज्ञान में अगर जरा सी भी इजाफा यानी कि बढ़ोतरी हुई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जय हिंद।